और इस वीडियो में हम लोग स्टडी करने वाले हैं क्लास 10th की साइंस, जो कि इसका सेकेंड चैप्टर है और इसका पार्ट भी ये सेकेंड है। तो आज हम लोग इसमें काफ़ी ज़्यादा एसिड, बेस और साल्ट के बारे में हम लोगों ने पिछले वाली इस वीडियोज़ में हम लोगों ने देखा। आज इस वीडियो में हम लोग ये बात जानेंगे कि हाउ स्ट्रॉन्ग आर एसिड और बेस सॉल्यूशंस, मतलब ये जो आपके अम्ल और क्षार के विलयन होते हैं, सॉल्यूशन होते हैं, ये कितना ज़्यादा हार्ड होते हैं, कितना ज़्यादा मजबूत होते हैं, इसके बारे में। तो वी नो हाउ एसिड बेस indicators can be used to distinguish between an acid and a base. We have also learned in previous section about dilution and decrease in concentration of H plus or OH minus ions in solutions. Can we quantitatively find the amount of these ions present in a solution? Can we judge how strong a given acid or base is? मतलब ये कि हम लोग जानते हैं कि क्षार या फिर आपके अम्ल के जो भी इंडिकेटर्स होते हैं उनका उपयोग करके हम लोग यूज करके एसिड और बेस में हम लोग डिफरेंस पता लगा सकते हैं। पिछले चैप्टर में हम लोगों ने देखा कि H प्लस या फिर OH माइनस के जो आयन हैं, जो ये जो सॉल्यूशन है, इनकी सांद्रता जो है, कॉन्सेंट्रेशन जो है इनका कम हो जाता है। तथा जो तनुकरण के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, डेल्यूशन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, वो सब हम लोग जान सकते हैं कि भाई किसी के कितना वो सब वैल्यूएबल होते हैं। तो इसी सिलसिले में क्या हम लोग ये पता कर सकते हैं कि किसी सॉल्यूशन में जो चीज़ें उपस्थित हैं, चाहे वो एसिड हो या बेस हो, उसके आयन कितने हैं, उस पर चार्ज कितना है, क्या इनके नंबर्स को हम लोग जान सकते हैं? क्या हम लोग यह ज्ञात कर सकते हैं, पता कर सकते हैं कि सॉल्यूशन में एसिड है या फिर बेस है और वो कितना ज़्यादा प्रबल है, यानी कि स्ट्रांग है? तो इसको जानने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हम जो है यूनिवर्सल जो इंडिकेटर्स होता है उसके सूचकों का मिश्रण होता है, तो उसका उपयोग करके हम लोग इसको पता लगा सकते हैं। जो यूनिवर्सल इंडिकेटर्स है, किसी भी सॉल्यूशन में हाइड्रोजन के जो आयन होते हैं उसके अलग अलग जो है सांद्रता को, डाइल्यूशन को अलग अलग कलरों में ये दिखाता है, तो इससे हम लोग पता कर लेते हैं। किसी भी सॉल्यूशन में जो भी हाइड्रोजन आयन उपस्थित होते हैं उनके डाइल्यूशन ज्ञात करने के लिए हम लोग एक स्केल डेवलप किया गया है, हमारे साइंटिस्ट ने किया है, जिसको पीएच स्केल कहते हैं। क्या कहते हैं? पीएच स्केल कहते हैं। इस पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, तो इसे हम लोग समझ के चलेंगे। तो यह एक स्केल है जिस पे हम लोग किसी भी सॉल्यूशन में जितने भी हाइड्रोजन आयन एकत्रित हैं या पाए जाते हैं उन सबको हम लोग इस पे जो है कैलकुलेट करते हैं। ये एक स्केल है, और जैसे स्केल होता है ना, बिल्कुल उसी तरीके से ये भी होता है। पीएच में जो पी है वो इंडिकेटर होता है, यानी इसको पोटेंज बोलते हैं। जर्मन में एक शब्द होता है यह पोटेंज जो है, और इसका अर्थ होता है पावर। इस पीएच स्केल से जो है सामान्यतः जो है हम लोग जनरली 0 से 14 नंबर्स तक जो है पीएच को ज्ञात करते हैं। और सिंपली भाषा में अगर हम लोग देखें, सिंपली लैंग्वेज में, तो पीएच को एक ऐसी संख्या के रूप में देखना चाहिए जो किसी सॉल्यूशन की जो है एसिडिटी या फिर बेस की चीज़ों को दर्शाते हैं, यानी कितना उसमें बेस है, कितना उसमें एसिड है। हाइड्रोनियम जो है, इसकी जो आयन है, इसकी सांद्रता जितनी अधिक होगी उसका पीएच उतना ही कम होता है। तो किसी भी उदासीन विलयन के लिए अगर हम लोग पीएच का मान 7 देखें, अगर किसी पीएच स्केल पे अगर उसकी वैल्यू किसी सॉल्यूशन की 7 आए, तो फिर हम समझ जाएंगे कि भाई ये जो सॉल्यूशन है वो न्यूट्रलाइजेशन है, यानी उदासीन है। यदि पीएच स्केल में किसी विलयन का मान 7 से कम अगर आता है तो हम मान लेंगे कि यह क्या है, यह एसिड वाला विलयन है, एसिड वाला सॉल्यूशन है। यदि पीएच का मान 7 से 14 तक बढ़ता ही जाता है तो उस विलयन में OH माइनस की सांद्रता ज़्यादा है, तो इसलिए इसको हम लोग बेस बोलेंगे कि हाँ ये तो बेस है। सिंपली जो पीएच है वो सार्वत्रिक यानी यूनिवर्सल इंडिकेटर के रूप में अंतर्भावित पेपर के द्वारा जो है ज्ञात किया जाता है। तो देखिए ये एक फिगर है 2.6 में, आप लोग इसको देख सकते हैं। बीच में देखिए 7 नंबर लिखा है। अगर यहाँ तक है कोई चीज़ तो फिर आप उसको उदासीन मानेंगे, ना तो वो एसिडिक है और ना ही बेस है। लेकिन अगर 7 से कम ग्राफ जाता है, ठीक है, तो आप उसको देखेंगे तो उसको कहेंगे कि ये तो भाई एसिडिक है। और अगर 7 से ऊपर 14 तक की वैल्यू जाती है तो फिर आप बोलेंगे कि यह तो बेस है, सिंपली। तो 2.2 में एक आपको टेबल दिया गया है, इसमें देखिए बताया गया है आपको
कि किस तरह से जो है सलीवा होता है। सलीवा मतलब जो लार होता है हमारा, जो मुंह में बनता है। तो सलीवा का सोल्यूशन लीजिए कब, जब आप जो है भोजन करें उसके पहले, फिर भोजन करने के बाद के सलीवा को, फिर लेमन जूस को, फिर कलरनेस एरिएटेड ड्रिंक को लीजिए, या फिर कैरेट का जूस लीजिए, कॉफ़ी लीजिए, टोमेटो जूस, टैप वाटर, और 1 ml NaOH भी लीजिए, और 1 ml HCl भी लीजिए। इन सबको आप चेक करिए एक एक करके। तो आप देखेंगे, देखिए यहाँ पर आपको नीचे बताया गया है कि 1 के आसपास आपका गैस्ट्रिक जूस का जो है पीएच मान आता है, और 2 के आसपास आपका लेमन जूस का आता है। तो देख रहे हैं आप लोग 0 की तरफ है ना, इसलिए ये क्या हो गया, एसिड हो गया। और वैसे भी लेमन क्या होता है, एसिटिक एसिड होता है उसमें, तो वो भी एसिड ही कहलाता है। अब अगर हम लोग प्योर वाटर देखें, ठीक है, प्योर वाटर, तो वो देखिए एकदम बिल्कुल 7 पे रहेगा, 7 या 7.4 के आसपास, तो हम लोग उसको प्योर वाटर बोलेंगे। साथ ही साथ अगर मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की बात करें तो इसका पीएच जो है 10 आता है, तो ये बेस को दिखाता है। और सोडियम हाइड्रॉक्साइड सोल्यूशन जो अभी हम लोगों ने टेबल 2.2 में देखा, तो उसमें जब हम लोग इसका परीक्षण करेंगे तो हमको पता चलेगा कि इसका तो 14 पीएच पे वैल्यू आती है। तो इस तरह से हम लोग समझ जाएंगे कि यह तो बेस है। जितने भी अम्ल और क्षारक की जो पावर होती है सॉल्यूशन में, वो क्रमशः सीरियल से H+ आयन और OH- आयनों की जो नंबर्स होते हैं उन पे डिपेंड करती है। जिसमें जितना ज़्यादा H+ होगा वो उतना ही ज़्यादा एसिडिक होगा, जिसमें जितना ज़्यादा OH- होगा वो उतना ही ज़्यादा बेस होगा। तो सिंपली हम लोगों ने ये तो पिछली वाली वीडियोज़ में कवर कर रखा है कि किसी भी एसिड को पहचानने का क्या तरीका है कि उसमें H+ होंगे, और किसी बेस को पहचानने का क्या तरीका है, उसमें OH- होंगे। यदि हम समान यानी इक्वल डाइल्यूशन के जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल था एसिटिक एसिड, जैसे 1 मोलर विलयन लेते हैं, 1 मोलर, तो जो भी विभिन्न मात्रा में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करेंगे, अधिक संख्या में H+ आयन उत्पन्न करने वाले जो अम्ल होते हैं वो प्रबल अम्ल कहलाते हैं। प्रबल का मतलब समझ रहे, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाते हैं। जबकि जिसमें कम H+ आयन आएंगे उनको दुर्बल अम्ल कहेंगे। ठीक है, इसी प्रकार के आप बता सकते हैं कि दुर्बल और प्रबल क्षार क्या होते हैं, जैसे एसिड के लिए होता है। तो चलिए इसके देखते हैं हम लोग 2.3.1 में, यानी कि डेली लाइफ में हमारे पीएच का क्या इंपॉर्टेंस है। इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। आर प्लांट्स एंड एनिमल्स पीएच सेंसिटिव, यानी कि आपके बगीचे की मिट्टी क्या पीएच क्या है, वहाँ का जो मिट्टी है आपके बगीचे का उसका पीएच मान क्या है। देखिए, अच्छी ग्रोथ के लिए प्लांट को ना एक विशिष्ट टाइप की पीएच प्रास की आवश्यकता होती है, पीएच वैल्यू की आवश्यकता होती है। किसी पौधे के स्वस्थ विकास के लिए पीएच को ज्ञात करने के लिए विभिन्न स्थानों से मिट्टी को हम लोग एकत्र करते हैं। और 2.12 में जिस तरह से आपको क्रियाकलाप एक्टिविटी के द्वारा बताया जा रहा है अभी आगे नीचे, उनके पीएच की जांच करते हैं। और इस बात पे भी ध्यान देना पड़ता है कि मिट्टी जहाँ से ले रहे हैं वहाँ पर कौन से पौधे उग रहे हैं। तो चलिए देखिए, एक प्रखनली में 2 ग्राम किसी भी जगह की मिट्टी ले लीजिए, उसमें 5 ml तक जल मिलाइए, प्रखनली की सामग्री को हिलाइए, मतलब उनको मिला देना है। फिर सामग्रियों को छानिए और प्रखनली में एकत्र कीजिए। जो सार्वत्रिक सूचक पत्र है आपका, उसकी सहायता से इसके पीएच की जांच कीजिए। अपने क्षेत्र में पौधों के उपयुक्त विकास के लिए एक आदर्श मिट्टी के लिए पीएच के संबंध में आपने क्या निष्कर्ष निकाला, आपको क्या लगता है कि कौन सी मिट्टी हमारे लिए इस पौधे के लिए अच्छा है। ठीक है, तो इससे आपको पता चल जाएगा। अब देखेंगे हम लोग इन अवर डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में, पाचन तंत्र में पीएच का क्या मतलब रोल है। तो चलिए देखते हैं। इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टू नोट दैट आवर स्टोमच प्रोड्यूसेस हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इट हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ फूड विदाउट हार्मिंग द स्टोमच। ड्यूरिंग indigestion the stomach produces too much acid and this causes pain and irritation। यानी कि अत्यंत बहुत ही आपको इंटरेस्टिंग लगेगा कि हमारे पेट में भी जो है एसिड का निर्माण होता है। तो सबको पता है, कभी कभी आपको खट्टी ढकारें आती रहती हैं तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता रहता है, लेकिन ये हमारे पेट को बिना नुकसान पहुंचाए ही भोजन को पचाने में हेल्प करता है। अपच जब कभी कभी हो जाता है तो वो क्यों होता है, क्योंकि हमारे बॉडी में अंदर एसिड बहुत ज़्यादा आ जाता है, जिसके कारण से हमारे पेट में दर्द और जलन का भी अनुभव होता है। इस दर्द से हम लोग को छुटकारा लेने के लिए एंटासिड जैसे जो है बेस का यूज किया जाता है। इस चैप्टर के आरंभ में ही ऐसा एक उपचार आपको बताया गया था कि भाई किसी को अधिक से अधिक एसिडिक हो गया है तो फिर आप क्या करेंगे, अगर उसको एसिडिटी हो गया है तो हम सिंपली बात है एसिड और बेस एक दूसरे के प्रभाव को खत्म करते हैं तो बेस वाली चीज़ें देंगे। तो जो यह एंटासिड एसिड की जो अधिक मात्रा को यह उदासीन कर देता है, कौन, एंटासिड। ठीक है, और इसके लिए हमें मैग्नीशियम हाइड्रॉक्साइड यानी मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जैसे जो है कम प्रबल यानी दुर्बल क्षार का उपयोग किया जाता है। अब देखिए और एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, पीएच चेंज एज द कॉज ऑफ टूथ डिके। दांत
को तोड़ने के लिए, या जब जिनके दांत अपने आप टूट के गिरने लगते हैं उसमें भी पीएच में चेंजेस आते हैं, इसलिए ऐसा होता है। तो देखिए मुंह के पीएच का मान लगभग 5.5 से कम होता है जब, तो दांतों का टूटना प्रारंभ हो जाता है। दांतों का इनेमल यानी जो दंत वल्क होता है जिसमें दांत जो प्रॉफिट होता है, उसमें कैल्शियम हाइड्रोक्सीपेटाइट यानी कि कैल्शियम फास्फेट का क्रिस्टली रूप से ये बना होता है, जो कि शरीर का सबसे कठोर पदार्थ माना जाता है। यह जल में घुलता नहीं है। लेकिन मुंह का जो पीएच हमारे 5.5 से कम हो जाता है तो यह संक्षारित होने लगता है, कोराइजन इसका होने लगता है, धीरे धीरे गलने लगता है। मुंह में जो बैक्टीरिया होते हैं, जैसे फूड के बाद जो मुंह में थोड़ी बहुत जो चीज़ें बची रह जाती हैं, दांतों में फंसी रह जाती हैं, जैसे शर्करा या फिर खाद्य पदार्थ होगा, ये सब मिलकर जो है एसिड उत्पन्न करते हैं। भोजन के बाद मुंह साफ करने से और इससे जो है हम लोग बच सकते हैं कि पीएच जो है 5.5 से कम ना हो पाए। मुंह की सफाई के लिए हमको क्षार की दंत मंजन का उपयोग करने से जो अम्ल की अधिक मात्रा है उसको हम लोग उदासीन न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप जो ये दंत क्षय है, दांतों का डिके होना है, तो डिके इसको हम लोग रोक सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स एंड प्लांट्स थ्रू केमिकल वेलफेयर, यानी पशुओं और पौधों द्वारा उत्पन्न रसायनों से आत्मरक्षा कैसे की जा सकती है। तो देखिए क्या कभी आपको जो है मधुमक्खी ने डंक मारा है? अक्सर मारती रहती है। मधुमक्खी का डंक एक ऐसा एसिड देता है हमारी बॉडी में जिससे हमें दर्द और जलन का अनुभव होता है। डंक मारे गए अंग में बेकिंग सोडा जैसे कम प्रबल क्षार का उपयोग करने से हमें आराम मिलता है। नेटल के डंक जो है वाले जो बाल होते हैं उसमें मेथेनाइक एसिड होते हैं जो कि हमारे बॉडी में आ जाते हैं और हमें जलन और दर्द का अनुभव होता है। डू यू नो में बताया जा रहा है आपको कि प्रकृति उदासीनीकरण के विकल्प देती है, यानी कि ये नेटल एक शाकीय पौधा है जो आप फिगर देख रहे हैं। ये जंगलों में जो है ग्रोथ होती है इसके पत्तों में डंकनुमा जैसे बाल होते हैं। अगर गलती से ये छू जाते हैं हमारी स्किन से तो बहुत ज़्यादा डंक जैसा दर्द होता है। इन बालों में जो है मेथेनाइक एसिड का स्राव होने के कारण यह दर्द हमें महसूस होता है। पारंपरिक तौर पर अगर इसका इलाज डंक वाले स्थान पर देखें तो डाक पत्ते की जो पत्ती होती, पौधे की जो पत्ती होती है ना, उसको रगड़ के हम लोग इसके दर्द को दूर कर सकते हैं। ये पौधे अधिकतर नेटल के पास ही ग्रोथ होते हैं। क्या आप डाक पौधे की प्रकृति का अनुमान लगा सकते हैं कि यह कैसा होगा? अब आप जान गए होंगे कि अगली बार पहाड़ों पर चढ़ते हुए गलती से नेटल के पौधे को छू जाने पर आपको क्या करना चाहिए। क्या आप ऐसे ही पारंपरिक इलाज जानते हैं जो डंक लगने पर प्रभावी हो? जैसे बिच्छू वगैरह अगर डंक होता है तो बहुत से लोग होते हैं ना जो आपके इस तरह के कुछ पौधों की जड़ी वगैरह देते हैं और उसके प्रभाव को कम करते हैं। सारणी यानी टेबल 2.3 में कुछ जो है आपको नेचुरल एसिड के बारे में जानकारी दी गई है। तो कुछ नेचुरल एसिड जैसे विनेगर है आपका नेचुरल सोर्स, और इसमें से कौन सा एसिड बनता है? एसिटिक एसिड बनता है। उस तरह ऑरेंज से क्या बनता है? साइट्रिक एसिड बनता है। टर्मिन से क्या बनता है? यानी इमली से टर्मरिक एसिड बनता है। टोमेटो से ऑक्जेलिक एसिड। मिल्क यानी जो दही होता है उससे लैक्टिक एसिड बनता है। लेमन से आपका साइट्रिक एसिड। एंट जो काटती है उससे मेथनोइक एसिड बनता है। और नेटल जो पौधा होता है उससे क्या होता है? मेथनोइक एसिड होता है। तो ये याद करने वाली बात है, इसको आप लोग जरूर याद रखिएगा। 2.4 में आपको बताया जा रहा है मोर अबाउट साल्ट, यानी अभी तक हम लोगों ने साल्ट की बात नहीं की थी। 3 टॉपिक इस चैप्टर में पढ़ने थे, एसिड, बेस एंड सॉल्ट। तो एसिड और बेस की तो बात हम लोगों ने बहुत ज़्यादा कर ली। अब साल्ट के बारे में देखते हैं कि व्हाट इज़ द साल्ट। तो देखिए इन प्रीवियस सेक्शन वी हैव सीन द फॉर्मेशन ऑफ साल्ट ड्यूरिंग द वेरियस रिएक्शंस। लेट अस अंडरस्टैंड मोर अबाउट दियर प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज एंड यूजेस। तो चलिए हमने पिछले चैप्टर में, पिछले भागों में जो है बहुत कुछ जो है नमक के बारे में देखा है कि कैसे वो लोग बन जाते हैं। अब इनके निर्माण, गुणधर्म और इनके जो है उपयोगों के बारे में हम लोग देखते हैं। तो देखिए 2.4.1 में आपका बताया गया है फैमिली ऑफ साल्ट, यानी नमक का जो नमक को बेसिकली लवण बोलते हैं, ठीक है। तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, नमक भी होता है इसको कहते हैं और लवण भी बोलते हैं। नमक में स्पेशली आपका NaCl आ जाता है, लेकिन साल्ट में जितने भी आपके खारे चीज़ हैं सब जो है साल्ट कहलाते हैं, इसलिए आप इसको लवण ही बोलिए या फिर साल्ट बोलिए तो अच्छा है। तो देखिए इसमें नीचे दिए गए लवण के जो है रासायनिक सूत्र लिखिए आप, और पोटेशियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, कॉपर सल्फेट, सोडियम क्लोराइड, सोडियम नाइट्रेट, सोडियम कार्बोनेट और अमोनियम क्लोराइड, ये सब इनके आपको फार्मूले लिखने के लिए कहे जा रहे हैं। और उन अम्ल और क्षारक की इसमें से पहचान कीजिए जिनसे जो है ये सब प्राप्त किए जा सकते हैं। इक्वल जो पॉजिटिव या फिर माइनस वाले जो मूलक वाले जो साल्ट हैं वो एक ही परिवार के कहे जाते हैं, जैसे कि NaCl और Na2SO4। सोडियम, ये दोनों क्या हैं? सोडियम साल्ट के ही परिवार के हैं क्योंकि दोनों में Na है, ठीक है। इसी प्रकार NaCl और
KCl क्लोराइड परिवार के हैं, क्लोराइड साल्ट परिवार के हैं, इसलिए इनको एक परिवार में एक ग्रुप में रखा गया है। तो इस तरह से आप कितने जो है एक्टिविटी के द्वारा कितने परिवारों की पहचान कर सकते हैं, यही आपको बताया गया है। अब देखिए नेक्स्ट है पीएच ऑफ साल्ट, यानी नमक का जो पीएच है वो क्या होता है। तो देखिए 2.14 में आपको एक नमूने को एकत्र करना है, सोडियम क्लोराइड को, पोटेशियम नाइट्रेट, एल्युमिनियम क्लोराइड, जिंक सल्फेट, कॉपर सल्फेट, सोडियम एसीटेट, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर कुछ और भी जो भी आपको मिल जाए, बेसिकली वो साल्ट होने चाहिए। जल में इनकी विलेयता की जांच कीजिए, देखिए कि कौन घुलता है कौन नहीं घुलता है। उसके बाद लिटमस पर इन विलयनों का जो है सॉल्यूशन का जांच कीजिए। फिर उसके बाद पीएच पेपर पर भी इसका उपयोग करके पीएच की वैल्यू का पता लगाइए। तो आपको पता चल जाएगा कि कौन से इसमें से साल्ट एसिडिक हैं और कौन से साल्ट जो है बेस वाले हैं और कौन से न्यूट्रलाइज हैं, उदासीन है। तो साल्ट बनाने के लिए उपयोग होने वाले जितने भी एसिड और बेस होते हैं उनकी पहचान कीजिए। तो आप जो कुछ भी पाते हैं उसको आपको परीक्षा 2.4 में लिखना है। ये एक्टिविटी है, आपको प्रैक्टिकल लैब में ये सब कराए जाएंगे। हम लोगों ने देखा कि जो प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं, उनके पीएच का मान 7 होता है। मतलब 7 पे रहेगा तो उसको एकदम राइट 7 पे रहेगा तो उसको हम लोग स्ट्रॉन्ग बोलेंगे, चाहे वो एसिड हो चाहे वो बेस हो। लेकिन ये उदासीन होते हैं, ठीक है, क्योंकि ये तो 7 पर है। अगर हम लोग स्ट्रॉन्ग एसिड और जो है दुर्बल क्षार के साल्ट के पीएच की मान की बात करें तो 7 से कम होते हैं, इसलिए इसको एसिडिक बोलते हैं। उसी तरीके से जो स्ट्रॉन्ग बेस हैं और इस कम स्ट्रॉन्ग वाले एसिड हैं, इनके जो साल्ट होंगे इनके पीएच का मान 7 से अधिक होता है, इसलिए इनको अधिक क्षारकीय बोलते हैं, अधिक बेस वाला बोलते हैं। 2.4 में है केमिकल्स फ्रॉम कॉमन साल्ट, यानी साधारण नमक से रसायन। आप जानते ही हैं कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन से रिएक्शन से जो आपका साल्ट जो बनता है उसे सोडियम क्लोराइड कहते हैं। इसी साल्ट का हमने भोजन में हम लोग उपयोग करते हैं। ऊपर की क्रियाकलापों में एक्टिविटी में आपने देखा होगा कि यह एक न्यूट्रलाइज वाला साल्ट है। समुद्र में जल कई प्रकार के, समुद्र के जो जल होते हैं उसमें कई प्रकार के साल्ट घुले होते हैं। इन साल्टों में सोडियम क्लोराइड को अलग कर लिया जाता है, विश्व के कई भागों में भी ठोस जो साल्ट हैं, सॉलिड साल्ट हैं, उनका निक्षेप किया जाता है, अलग किया जाता है। बड़े आकार के क्रिस्टल प्रायः अपद्रव्यों के कारण भूरे रंग के होते हैं, इससे जो है खनिज नमक कहते हैं, मिनरल साल्ट बोलते हैं। यह मिनरल साल्ट तब बने जब युगों के व्यतीत होने के बाद जो है समुद्र का कोई हिस्सा सूख गया, तो फिर ये सब भाई क्या होता है, आप किसी पानी में नमक घोल दे तो फिर जब आप उसको बॉयल करेंगे पानी सूख जाएगा, भाप बन के स्टीम बन के इसका वेपोराइजेशन हो जाएगा, तो क्या बचेगा प्लेट में आपके, वही साल्ट बचेगा। तो बिल्कुल उसी तरीके से जब किसी सब बड़ा हिस्सा समुद्र का सूख गया तो वहाँ पर जो है उस खनिज नमक का खनन भी कोयले की तरह ही किया जाता है और वहाँ पे नमक पाया जाता है। आपने महात्मा गांधी के दांडी यात्रा के बारे में तो अवश्य ही सुना होगा। क्या आप जानते हैं कि हमारे स्वतंत्रता संग्राम में नमक एक महत्वपूर्ण प्रतीक माना जाता था। अब बात करेंगे हम लोग सिंपल या फिर कॉमन साल्ट, ए रॉ मटेरियल फॉर केमिकल्स, यानी हमारा जो साधारण नमक है वो उसको रसायनों का कच्चा पदार्थ कहा जाता है। इस प्रकार जो नमक प्राप्त होता है, नमक साधारण नमक हमारे दैनिक उपयोग में के कई पदार्थों में जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा यानी निरमा जिसे बोलते हैं, बिरंजक चूर्ण आदि। बिरंजक चूर्ण मतलब किसी का कलर गायब करने के लिए जो हम लोग केमिकल तैयार करते हैं उसको बिरंजक चूर्ण कहते हैं। तो और इसको ब्लीचिंग भी कहते हैं, बहुत से लोग ब्लीच करते हैं ना फेस पे, तो बिल्कुल वही वाला ब्लीचिंग। तो यह इसको हिंदी में बिरंजक बोलते हैं। तो यह भी महत्वपूर्ण जो है कच्चा पदार्थ है। चलिए देखते हैं कि कैसे एक पदार्थ का उपयोग हम लोग अलग अलग पदार्थ बनाने के लिए करते हैं। तो पहले है आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन यानी साल्ट वाले विलयन में जब हम लोग इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करते हैं तो यह वियोजित हो जाता है, मतलब कि टूट जाता है, अलग अलग भागों में हो जाता है, तो डिस्प्लेसमेंट हो जाता है इसका। तो ये देखिए क्या हो रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड इसमें उत्पन्न होता है। इस प्रक्रिया को जो है क्लोर क्षार प्रक्रिया भी बोलते हैं, क्लोर बेस रिएक्शंस या फिर स्टेप प्रोसेस भी बोलते हैं, क्लोर एल्काइली प्रोसेस भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें जो भी कुछ बनता है वो क्लोरीन से ही इसको क्लोर बोला जाता है और सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी बेस होता है। तो इसको इक्वेशन ग्रुप में देखिए ऐसे लिख सकते हैं, 2NaCl AQ के फॉर्म में है और H2O लिक्विड फॉर्म में है। अब बनेगा क्या, 2NaOH Cl2 और H2।
क्लोरीन गैस जो है एनोड पर अगर हम लोग मुक्त देखें तो मुक्त होती है और हाइड्रोजन गैस जो है कैथोड की तरफ जाती है। कैथोड पर सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन का भी निर्माण होता है। इस प्रक्रिया से, इस प्रोसेस से जो भी तीनों उत्पाद हैं वो सब हमारे लिए उपयोगी हैं। फिगर नंबर 2.8 में इन सब के उत्पादों के विभिन्न जो भी यूज हैं उसको ये लोग दिखाते हैं। तो देखिए इसमें आप लोग देख सकते हैं कि नमक का जो NaOH घोल के साथ है उसका कहाँ प्रयोग होता है, उसका प्रयोग धातुओं से जो है ग्रीज हटाने के लिए, साबुन, अपमार्जक और कागज़ बनाने के लिए भी, और कृत्रिम जो फाइबर होते हैं वो सभी बनाने का प्रयोग किया जाता है। साथ ही साथ जो Cl2 है देखिए इसका प्रयोग जल को साफ करने के लिए, स्विमिंग पूल, PVC और कीटाणुओं को नाशने के लिए, उनको मारने के लिए, CFC और इस तरह से चीज़ों में भी यूज किया जाता है। साथ ही साथ जो H2 रिलीज होता है उस वाले जोन में देखेंगे आप तो इसका यूज जो है फ्यूल के रूप में, मार्गरीन और कंपोस्ट खाद वगैरह के लिए भी अमोनिया का जो निर्माण होता है यूरिया वगैरह में प्रयोग किया जाता है। अब हम लोग देखेंगे ब्लीचिंग, विरंजक चूर्ण। तो क्या ब्लीचिंग पाउडर, क्या आप जानते हैं कि जो जली सोडियम क्लोराइड यानी साल्ट का जो वाटर होता है उसमें अगर हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जो है इलेक्ट्रोलाइसिस बोलते हैं, अगर इलेक्ट्रोलाइसिस उसमें करें तो उसके अपघटन से क्लोरीन बनता है। इस क्लोरीन गैस का जो उपयोग होता है वो विरंजक चूर्ण को बनाने के लिए किया जाता है। शुष्क बुझा हुआ चूना पर क्लोरीन की क्रिया से विरंजक चूर्ण जो है यानी ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण होता है। जो विरंजक चूर्ण है उसको CaO-Cl2 से दिखाया जाता है, जबकि इसका वास्तविक जो स्ट्रक्चर है वो बहुत ज़्यादा जटिल होता है। जटिल का मतलब बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, समझना बहुत मुश्किल है। तो देखिए इसमें CaOH ट्वाइस प्लस Cl2, इसमें देखिए CaO-Cl2 प्लस H2 यानी CaO-Cl2 क्या है आपका, यही आपका ब्लीचिंग पाउडर है। इसका यूज क्या है देखिए, वस्त्र जो होते हैं, कपड़े उद्योग में इसका प्रयोग सूती और लिनेन जैसे चीज़ों के लिए जो है, विरंजन के लिए, कागज़, विरंजन का मतलब उनके रंग गायब करने के लिए, और कागज़ की फैक्ट्री में जो है लकड़ी के मज्जा वगैरह, लॉन्ड्री में साफ कपड़ों के विरंजन के लिए प्रयोग किया जाता है। कई रासायनिक उद्योगों में एक उपचायक के रूप में यानी कि इसका प्रयोग जो है ऑक्सीडेशन के रूप में किया जाता है, और कहीं कहीं तो टू मेक ड्रिंकिंग वाटर फ्री फ्रॉम जर्म्स, कीटाणुओं से जो है कीटाणुओं से पानी को बचाने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है, जीवाणुओं से। अब आता है नंबर बेकिंग सोडा का। बेकिंग सोडा आप लोगों ने देखा ही होगा। द बेकिंग सोडा इज कॉमनली यूज फॉर इन किचन फॉर मेकिंग टेस्टी चिप्सी, पकौड़ाज, ETC। बहुत सारे पूड़ी वगैरह में हम लोग डाल देते हैं बेकिंग सोडा ताकि वो अच्छे से फूल जाए। तो बेकिंग सोडा का उपयोग आमतौर पे रसोई घर में स्वादिष्ट खस्ता, पकौड़े आदि बनाने के लिए भी किया जाता है। कभी कभी इसका उपयोग खाने को शीघ्रता से पकाने के लिए भी किया जाता है। इस यौगिक का जो केमिकल नेम है वो है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी NaSCO3। इसको बनाने के लिए सोडियम क्लोराइड का उपयोग करके एक मूल पदार्थ के रूप में किया जाता है। देखिए NaCl प्लस H2O प्लस CO2 प्लस NH3, बस इसी से बन जाता है आपका अमोनियम क्लोराइड, यानी आपका बनता है NaSCO3 यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसी को बेकिंग सोडा कहते हैं। तो एक्टिविटी 2.14 में आपने सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के pH के मान की जांच की थी। क्या आप यह संबंध बता सकते हैं कि क्यों इसका उपयोग एक अम्ल को, एसिड को न्यूट्रलाइज करने में किया जाता है? यह एक जो है दुर्बल असंक्षारक क्षारीय लवण है। खाना पकाते समय इसे गर्म करने पर निम्न अभिक्रिया होती है। देखिए क्या होती है, 2NaSCO3 यानी जो आपका बेकिंग सोडा है, जब उसको हीट देंगे आप तो सोडियम कार्बोनेट, H2O और CO2 का निर्माण होता है। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का उपयोग हमारे घरों में अनेक प्रकार से किया जाता है। तो इसका उपयोग देखिए कुछ स्टेप बाय, इसको याद कर लीजिए, ये सब इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, इक्वेशन भी तो बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम वगैरह में। बेकिंग पाउडर को बनाने के लिए जो बेकिंग सोडा यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एवं टार्ट्रिक एसिड जैसा एक मंद जो है खाद्य अम्ल का मिश्रण है, जब बेकिंग पाउडर को गर्म किया जाता है या जल में मिलाया जाता है तो यह अभिक्रिया होती है NaSCO3 प्लस H प्लस। तो देखिए क्या बन रहा है, CO2 प्लस H2O, और क्या बनेगा, अम्ल का सोडियम वाला जो साल्ट है वो बनता है। किसी भी जो है आप एसिड में इसको जब रिएक्शन कराएंगे तो इस अभिक्रिया में, रिएक्शन में जो भी कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होता है उसके द्वारा पाव रोटी या केक में खमीर यानी फूला हुआ जो केक होता है उसको फूला हुआ मिलता है ना, स्पंजी टाइप का, वो सब कैसे बनता है, इन्हीं कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा बनाया जाता है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी जो है एंटासिड का एक संघटक है। क्षारीय होने के कारण यह पेट की जो एसिडिक होती है उसको उदासीन करके राहत पहुंचाता है। तो हम लोग कभी कभी खाते हैं ना बेकिंग सोडा पाउडर, जब किसी का पेट दर्द करता है, एसिडिटी ज़्यादा हो जाती है तो, जी बिल्कुल। और देखिए धोने का सोडा,
अब यानी कि यूजिंग ऑफ बेकिंग सोडा, सॉरी वाशिंग सोडा, ठीक है। वाशिंग सोडा मतलब धोने का, ये सोडा दोनों है, पर जो धोने वाला सोडा है उससे कपड़े साफ करते हैं हम लोग। तो Na2CO3 10H2O इसका फार्मूला है। लर्न करेंगे हम लोग क्या है आपका वाशिंग सोडा का फार्मूला Na CO3.10H2O, यानी Na2CO3 होता है प्लस 10 एटम्स आपके वाटर के होते हैं, तब यह जो है आपका वाशिंग सोडा बनता है। एक अन्य रसायन जिसे सोडियम क्लोराइड प्राप्त किया सकता है, आप ऊपर देख चुके हैं कि बेकिंग सोडा को गर्म करके सोडियम कार्बोनेट प्राप्त किया जाता है। तो सोडियम कार्बोनेट के पुनः क्रिस्टलीकरण जो आपका क्रिस्टलीकरण है वो उसको जो है धोने से फिर से सोडा हमें मिल जाता है। यह भी एक बेस वाला ही साल्ट है। Na2CO3 प्लस 10H2O, तो Na2CO3 डॉट 10H2O बस बन जाता है ये आपका। 10H2O क्या दिखाता है देखिए, तो क्या यह Na2CO3 को ह्यूमिड बनाता है, तो इसका जवाब हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे। सोडियम कार्बोनेट और जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, ये कई सारे इंडस्ट्रीज वाले इस प्रोसेस में भी इसका बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है। अगर हम लोग बात करें वाशिंग सोडे के यूज के बारे में, तो जो वाशिंग सोडा है इसका उपयोग कांच, साबुन, कागज़ के इंडस्ट्रीज में होता है, और इसका उपयोग बोरेक जैसे सोडियम यौगिक के उत्पादन में भी होता है। सोडियम कार्बोनेट का उपयोग घरों में साफ सफाई के लिए भी किया जाता है। जल की अस्थायी कठोरता को हटाने के लिए, उसको मृदु बनाने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। अब देखिए नेक्स्ट है आपका 2.4.4 में कि क्या लवण के क्रिस्टल वास्तव में शुष्क हैं। आर द क्रिस्टल ऑफ साल्ट रियली ड्राई, क्या ये वास्तव में सूखे होते हैं। जो साल्ट होते हैं उसके जो क्रिस्टल हैं क्या वास्तव में वो सूखे होते हैं कि या फिर उसमें नमी भी होती है। तो एक एक्टिविटी दिखाई गई है 2.15 में और फिगर नंबर 2.9 में। देखिए कॉपर सल्फेट के कुछ क्रिस्टल को शुष्क क्वथन नली में आपको लेके गर्म करिए। गर्म करने के बाद आप कॉपर सल्फेट का देखेंगे कलर क्या है। क्वथन जो नली है क्या उसमें जल की बूंदें भी दिखाई देती हैं, अगर है तो ये कहाँ से आ गई भाई। गर्म करने के बाद जो कॉपर सल्फेट के नमूने में है उसमें 2-3 बूंदें आप डालिए इसमें, ठीक है। और आप क्या प्रेक्षण करते हैं, क्या कॉपर सल्फेट का नीला रंग वापस आ जाता है। तो बिल्कुल इस फिगर के अनुसार ही आपको ये करना है। तो देखेंगे आपकी शुष्क जो दिख रहा था कॉपर सल्फेट क्रिस्टल, इसमें क्रिस्टलन का जल होता है। जब हम क्रिस्टल को गर्म करते हैं तो यह जल हट जाता है और एक साल्ट का रंग जो है जिसके साल्ट में जो बनता है साल्ट, उसमें जो उसका कलर जो होता है वो वाइट कलर का हो जाता है। फिर अगर अब हम फिर से अगर इसको वाटर से भिगोते हैं तो ये फिर से वापस अपने नीले रंग में आ जाता है। तो जो साल्ट का एक फार्मूला है, इकाई है, जल के निश्चित अणुओं की संख्या को क्रिस्टलन का जल कहते हैं। यानी कि आप इसको बता सकते हैं कॉपर सल्फेट है उसका अगर एक यूनिट की बात करें हम लोग तो उसके एक यूनिट में जो वाटर है उसके 5 एलिमेंट शामिल होते हैं। तो जो कॉपर सल्फेट का जो आपका केमिकल फार्मूला है वो हो जाता है CuSO4.5H2O। क्या आप बता सकते हैं कि Na2CO3.10H2O का जो एटम्स हैं वो ह्यूमिड है या नहीं है, तो यानी वेट है, गीला है या नहीं है। तो आप इसमें जिप्सम का एक अन्य साल्ट है जिसमें क्रिस्टलन का जल होता है। इसमें क्रिस्टलन के जल के 2 अणु होते हैं। इसका रासायनिक जो फार्मूला है वो है CaSO4.2H2O। तो अब हम इस साल्ट के यूज पर ध्यान देते हैं। देखिए नेक्स्ट है प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस तो आप लोगों ने देखा होगा, जब किसी का हाथ पैर वगैरह टूट जाता है तो बांधा जाता है ना, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो बिल्कुल यही है। देखिए इसमें जिप्सम को 373 केल्विन पर जो है हम लोग हीट करते हैं। तो यह जो है जल के अणुओं का त्याग करके कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रोक्साइड या फिर ये कह लीजिए कि हेमीहाइड्रेट का रूप बना लेता है, यानी कि CaSO4 और H2O बनाता है। इसे प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। इस पदार्थ का उपयोग जो है डॉक्टर टूटी हुई हड्डियों को सही जगह पर स्थिर रखने के लिए करते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस एक जो है व्हाइट कलर का चूर्ण होता है जो जल में मिलाने पर यह पुनः जिप्सम बन के कठोर ठोस पदार्थ बन जाता है। तो देखिए इसको कैसे किया जाता है, CaSO4.5H2O प्लस H2O और अगर ऐड कर देंगे आप तो ये फिर से कैल्शियम सल्फेट बन जाता है विथ 2H2O। ध्यान दीजिए जो जल का केवल आधा भाग जो हम लोग देख रहे हैं एटम का क्रिस्टलन के जल के रूप में जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। जल का जो आधा अणु है वो कैसे प्राप्त होता है। कैल्शियम सल्फेट का 2 इकाई वाले जो 2 यूनिट वाले जो फार्मूले जल के एक अणु के साथ साझेदारी करते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग खिलौना बनाने, सजावट का सामान और सतह को चिकना बनाने के लिए किया जाता है। तो पता करिए कि कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट जो है उसका प्लास्टर ऑफ पेरिस उसको क्यों कहा जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस क्यों कहा जाता है। तो यहाँ पर आपके कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं और फिर आप यहाँ पर आ जाता है आपका कि आपने क्या क्या सीखा। तो ये सब तो आप लोग खुद से भी देख सकते हैं। तो ठीक है, ये सेकंड पार्ट था और ये चैप्टर यहाँ पर आपका फिर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पार्ट की वीडियोस में हम लोग मिलते हैं नए चैप्टर के साथ।
ओके, कैसा लगा वीडियो? अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।